बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज तक के मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम। अब किस नंबर 12 मुलाहिज़ा फरमाएं। अब्बा जी बोल रहे थे मगर शानी के ज़हन में धुंध सी भरी हुई थी। उसके सामने कुछ भी वाज़े नहीं था। हर मंजर धुंधला दिखाई देता था। ये तशवीशनाक धुंधलाहट थी मगर वो इस धुंधलाहट से अब्बा जी को आगाह करने का हौसला नहीं रखती थी। वो सारा दिन इस मामले के मुख्तलिफ पहलुओं पर गौर करती रही। चाचा रईस से मुलाकात हुए 8-10 रोज हो चुके थे। यूं तो वह हवेली में कम कम नजर आते थे मगर पिछले 8-10 रोज से तो बिल्कुल गायब थे। शानी को पता चला कि किसी काम से इस्लामाबाद गए हुए हैं। अब उसे अंदाजा हुआ था कि वो वीजे वगैरह के सिलसिले में मसरूफ होंगे। चाचा रईस का बड़ा बेटा जीशान इंग्लैंड ही में पला बड़ा था और वहीं पर सेटल था। चाचा की एक बेटी लंदन जा चुकी थी। कभी कभार शानी के लिए उसका खत आ जाता था। दूसरे रोज रात 10 बजे के लगभग शानी पर एक सनसनीखेज इंकशाफ हुआ। चाचा रईस हवेली के दाईं जाने वाले पोर्शन में रहते थे। इस पोर्शन में शानी को एक नामानूसी खलचल महसूस हुई। थोड़ी देर बाद उसे पता चला कि चाचा एहलो अयाल समेत जा रहे थे। शानी ने इस खबर की तस्दीक की और यह खबर दुरुस्त साबित हुई। वह हैरानी की हालत में अब्बा जी के पास पहुंची। उन्हें बताया कि सिर्फ चाचा रईस ही नहीं, चाची भी जा रही हैं। शानी की तवक्को के ऐन मुताबिक अब्बा जी इस अहम इतला से बेखबर थे। अभी शानी और अब्बा जी एक दूसरे पर हैरत का इजहार कर रहे थे कि चाचा रईस और चाची वहां पहुंच गए। उन्होंने अदब के साथ चौधरी इरशाद को सलाम किया और एक तरफ रखे सोफे पर बैठ गए। चौधरी इरशाद ने गाँव तकिए के सारे बमुश्किल उठते हुए कहा, रईस ये मैं क्या सुन रहा हूँ, तुम सब लंदन जा रहे हो? हाँ बाजी, बस एकदम ही प्रोग्राम बना है। मैं कल भी आपको बताने के लिए आया था लेकिन आप सो रहे थे। बेआराम करना मुनासिब नहीं समझा। दरअसल नुसरत के गोडे की तकलीफ काफी बढ़ी हुई है। अब तो उठना बैठना भी इसके लिए मुश्किल होता जा रहा है। हफ्ते के रोज इस्लामाबाद में जीशान का फोन आया था। उसने कहा कि अम्मी को साथ ले आएं। वहाँ जोड़ों के बड़े बड़े अच्छे डॉक्टर मौजूद हैं। अगर ऑपरेशन भी करना पड़ा तो आसानी से हो जाएगा। उम्मीद तो नहीं थी कि इतने थोड़े से टाइम में कागजात भी बन जाएंगे, लेकिन शुक्र है कि बन गए हैं। यानी तुम सब जा रहे हो? चौधरी इरशाद ने कमजोर लहजे में पूछा। हाँ बाजी, पर आप परेशान ना हो, मैं जल्दी आने की कोशिश करूंगा और पैसे तो मैं 20-15 दिन के अंदर भेज दूंगा। अल्लाह ने चाहा तो सब ठीक हो जाएगा। चौधरी इरशाद की होंठ थरथरा कर रह गए। वो कुछ कहते कहते रुक गए। शानी जानती थी कि वो अगर बोलते तो क्या कहते। शायद वो कहते, रईस मैंने सारी जिंदगी तुम सब की खिदमत की है, अब मुझे तुम्हारे सहारे की जरूरत है, बस थोड़े से सहारे की। तुम देख रहे हो मैं इस वक्त बिल्कुल बेआसरा हूँ। तुम्हारी रकम से भी ज्यादा मुझे इस वक्त तुम्हारी जरूरत है। मेरे भाई, मुझे और शानी को इस वक्त तनहा छोड़ कर ना जाओ। लेकिन वो कुछ बोले ही नहीं। सारी जिंदगी चुप रहने वाला और दुख सहने वाला शख्स अब क्यों कर बोल सकता था, क्यों कर टूट सकता था? शानी चाचा रईस की तरफ देख रही थी और उसका दिल रो रहा था। चाचा के मेहरबान चेहरे और हमदर्द लहजे के पीछे उसे एक और इंसान नजर आ रहा था, एक अजनबी और कतई नाकाबिले फहम शख्स। उस शख्स के होंठों पर फूल और दिल में शायद अंगारे थे। शानी की निगाहें चाचा के चेहरे पर थी। उसने खामोशी की जबान में पुकार कर कहा, चाचा मुझे नहीं लगता कि तुम वापस आओगे। तुम जा रहे हो शायद हमेशा के लिए। अपने बड़े भाई को बीच में छोड़कर तुम बेरहमी के साथ एक नई दुनिया की तरफ उड़ान भर रहे हो। तुम शायद उस हतमी नतीजे पर पहुंच चुके हो कि यह हवेली एक तेजी से डूबता हुआ जहाज है। तुमने अपना असबाब समेट कर इस जहाज को छोड़ने का फैसला कर लिया है। यह खामोशी की जबान थी, इसलिए चाचा रईस के कानों तक नहीं पहुंच रही थी। शानी के पुरदर्द अल्फाज बस उसके सीने में गूंज कर रह गए। जो कुछ भी था वो उसके बड़े थे, वो उनके सामने बोल नहीं सकती थी। वो अब्बा जी को भी कुछ बताने का हौसला नहीं रखती थी। उसे हर घड़ी बस यही धड़का लगा हुआ था कि उसकी जबान से निकला हुआ कोई लफ्ज हवा के दोष पर रखे चिराग के लिए आखिरी झोंका साबित ना हो। वो कुछ ना कह सकी, कुछ ना बोल सकी। वो अजनबी शख्स जो उसका चाचा था अपने एहलो अयाल समेत लंदन चला गया और फिर वही हुआ जो होना था, जिसकी होलनाक झलक शानी कई दिन पहले देख चुकी थी। बिस्तरे अलालत पर चौधरी इरशाद की आंखें मुंतजिर रहीं। लंदन से कोई ड्राफ्ट नहीं आया। ड्राफ्ट तो दूर की बात है, कोई खत, कोई पैगाम, कोई फोन, कुछ मौसूल नहीं हुआ। 15 दिन गुजरे। धीरे धीरे असल हालात की परतें खुलती चली गईं। चाचा रईस ना जाने कब से अपने काम में लगे हुए थे। चुपके चुपके उन्होंने अपना बहुत कुछ पाकिस्तान से समेट लिया। लाहौर में एक मकान फरोख्त हो चुका था। बैंक बैलेंस और बैंक लॉकर्स का सामान लंदन मुंतकिल हो चुका था और कई काम भी निपटाए जा चुके थे। इसके अलावा एक और अंदूना खबर भी शानी को अब्बा जी के वकील की जबानी मिली। बेले वाली गैर आबाद जमीन कागजात में चाचा रईस के नाम थी। औने पौने दामों फरोख्त हो चुकी थी। दूसरे लफ्जों में चाचा रईस ने हवेली में अपना जो हिस्सा छोड़ा था वो बेले वाली जमीन की कीमत से पूरा कर गया था। ये बड़े शफाक और मोलक हकायक थे। ये हकायक चौधरी इरशाद तक पहुंचाने थे, लेकिन शानी उनके सामने दीवार बनी हुई थी। इन हकायक के सारे दचके अपने सीने पर सह रही थी, लेकिन ऐसा कब तक हो सकता था? आखिर तो ये सब कुछ चौधरी इरशाद तक पहुंचना था। और फिर धीरे धीरे सूरत हाल चौधरी इरशाद पर वादे होने लगी। उनका खजा रसीदा चेहरा बदीज जर्द होने लगा।
उनके खुशकोंट मजीद सख्त होने लगे। आसाब को सुकून देने वाली दवाओं में इजाफा करना पड़ा। एक दिन वकील शाह नवाज साहब आए तो खासे परेशान थे। उन्होंने शानी को बताया कि करकी की आफत को अब मजीद नहीं टाला जा सकता। शानी ने शाहनवाज साहब को अब्बा जी के साथ बात करने से रोक दिया, लेकिन खुद आ गई कि अजियत से तड़पने लगी। ये बड़े सख्त दिन थे, तारीकी के सिवा कुछ दिखाई नहीं देता था। कहते हैं कि मुसीबत तनहा नहीं आती। ये मकूला इस हवेली के मकीनों से ज्यादा और किस पर सादक आ सकता था। हवादिस यके बाद दीगरे हमलावर हो रहे थे और फिर एक दिन एक और खासा दुख और परेशानी का तूफान लेकर रूबरू आ गया। नारपुर से फाखर का मुंशी रशीद लाहौर वाले कारखाने के मैनेजर अल्ताफ के साथ हवेली पहुंचा। इत्तफाकन शानी उस वक्त एक करीबी घर में फोतकी भर गई हुई थी। वो वापस आई तो उसने मुंशी रशीद और मैनेजर अल्ताफ को अब्बा जी के कमरे में से निकलते देखा। उन दोनों के चेहरे बता रहे थे कि वो एक तवील और संजीदा गुफ्तगू के बाद बाहर निकले हैं। उनके जाते ही शानी अब्बा जी के कमरे की तरफ लपकी। वो बिस्तर पर दराज गुमसुम लेटे थे। बातें पर पसीने की नमी थी। जब से दिल की तकलीफ ने शिद्दत पकड़ी थी, ये उनका अंदाज हो गया था कि गंभीर बातचीत के वक्त बैठने की बजाय नीम दराज होने को तरजीह देते। शायद इस तरह उन्हें अपने दिल पर कम बोझ महसूस होता था। शानी ने इस मौके पर कोई बात करना मुनासिब नहीं समझा और उन्हें दवा खिलाने के बाद आराम करने को कहा। बाहर आकर उसने बाबे फखरी से दरियाफ्त किया। बाबे फखरी ने जो जवाब दिया शानी के खदशात के ऐन मुताबिक था। बाबे फखरी ने बताया कि फाखरे के मुलाजमीन ने कर्जे की वापसी के बारे में बात की है। उनका कहना है कि कारखाने में काम का सीजन शुरू होने वाला है। उन्हें हर सूरत 15-20 रोज के अंदर कर्जे की रकम वापस चाहिए। शानी एक तवील दुख भरी सांस लेकर रह गई। यूं लगता था कि गर्दिश अयाम इंतहा की तरफ माइल है। तकदीर अपना कोई तीर बचाकर नहीं रखना चाहती। रात को शानी पर एक और इंकिशाफ हुआ। वो डरते डरते अब्बा जी के कमरे में गई और उनसे मुंशी रशीद वगैरह की आमद के बारे में पूछा। अब्बा जी ने नईफ व नज़ार लहजे में वही कुछ बताया जो बाबे फखरी ने बताया। चौधरी फाखर ने अपने इकदाम से गिरती हुई दीवार को एक और धक्का देने की कोशिश की थी। उसने अपने कर्जे की वापसी के लिए 15-20 रोज का आखिरी नोटिस दिया था, लेकिन बात इसके अलावा और भी थी और इस बात का पता सिर्फ चौधरी इरशाद को था। चौधरी इरशाद चंद सेकंड तक बेहद खामोश निगाहों से बेटी का चेहरा तकते रहे। फिर बोले, मुंशी रशीद ने मुझसे अकेले में बात की है। अकेले में? क्या मतलब? वो गहरी सांस लेकर बोले, मुंशी रशीद बैर जी का दूर का रिश्तेदार भी है। उसकी उम्र की वजह से फाखर उसका नाम भी इज्जत से लेता है। कहने का मतलब ये है कि वो सिर्फ मुलाजम ही नहीं, उसकी कही हुई बात में वजन है। उसने क्या बात कही है? शानी ने बेताबी से पूछा। कहा तो उसने बहुत कुछ है शानी, लेकिन उसकी बातों का खुलासा ये है कि अगर हम अपनी गलती मानकर तुम्हें खुद नारपुर वापस भेज दें तो फाखर तुम्हें बसाने को तैयार है। अगर ऐसा हो जाए तो हालात बड़ी जल्दी सुधर सकते हैं। मुंशी रशीद का कहना है कि इस तरह ना सिर्फ तुम्हारा घर बच सकता है बल्कि हमारी परेशानियां भी दूर हो सकती हैं। शानी की पलकें झुकी हुई थी। इन पलकों के पीछे दुख का तूफान उमड़ आया था। चौधरी इरशाद खामोशी से अपनी बनमोनी बेटी का चेहरा देख रहे थे। कई सेकंड इसी तरह गुजर गए। आखिर चौधरी इरशाद की नहीफ आवाज उभरी, तुम्हारा क्या ख्याल है दी रानी? आपका क्या ख्याल है अब्बा जी? शानी ने उल्टा सवाल किया। जवाब देने से पहले चौधरी इरशाद ने चलने में सकूत किया। उनका चेहरा सपाट था, तासरात से कुछ भी अंदाजा लगाना मुश्किल था। फाखर के लिए चौधरी इरशाद का रवैया हमेशा मुफाहमत का ही रहा। वो अपने दिल में उसके लिए नरम गोशा रखते थे। शायद वो आज भी कोई नरम बात कहने वाले थे। शानी के कान मुंतजिर रहे। आखिर चौधरी इरशाद बोले, लेकिन आज उनकी आवाज मुफाहमत की नहीं थी। आज उनकी आवाज उस बाप की आवाज थी जो अपनी मुसीबत ज़दा औलाद के दिफा में सीना तान कर खड़ा हो जाता है। आज उनकी आवाज में बेपनाह कमजोरी के बावजूद दबदबा और मुज़ाहमत थी। वो बोले, नहीं शानी, मैं तुम्हें नारपुर नहीं भेजूंगा। लेकिन बस शानी, वो अपना कमजोर हाथ उठाकर बोले, जो कह दिया सो कह दिया, तुम उस घर में नहीं जाओगी। शानी की पलकों के पीछे छुपे हुए आंसू निकल आए। उन आंसुओं को छुपाने के लिए वो बाप के कंधे से लग गई और सिसकने लगी। अगले रोज सुबह सवेरे वो अब्बा जी को जगाने उनके कमरे में गई। वो आज खिलाफे मामूल सोफे पर लेटे थे। चादर सर तक तानी हुई थी। उनका नहीफ व कमजोर जिस्म सोफे के फोम में दबा दबा सा था। अब्बा जी, उसने सराहने खड़े होकर मुलायमत से आवाज दी। कोई जवाब नहीं आया। उसने दूसरी और फिर तीसरी आवाज दी। तीसरी आवाज में शदीद इज़्तिराब और उजलत थी। अब्बा जी के जिस्म में हरकत पैदा नहीं हुई थी और इसके साथ ही अनगिनत खौफनाक अंदेशे चिंगारते हुए उसके जहन में गुस्सा आए। वो तड़प कर अब्बा जी के सराहने पहुंची और चादर उनके चेहरे से खींच ली। अब्बा जी का कमजोर लेकिन महबूब चेहरा उसके सामने था। उसने अब्बा जी को झुंझोड़ कर और दर्द से चीख कर पुकारा। अब्बा जी ने कसमसा कर आंखें खोल दी। फिर शानी के हाथ का सहारा लेकर वो उठकर बैठ गए। शानी का सारा जिस्म कांप रहा था और आंखों में आंसू थे। क्या हुआ? उन्होंने हैरान होकर पूछा। कुछ नहीं। शानी उनको छू कर और नाक से सू सू की आवाज निकाल कर बोली। वो चंद सेकंड तक बेटी का चेहरा देखने के बाद बोले, शायद तुम मेरे लिए डर गई हो। तुमने सोचा होगा कि कहीं कुछ हो ना गया हो। नहीं धी रानी, मुझे यकीन है मैं तुझे इस हालात में छोड़कर नहीं मरूंगा।
अगर मर गया तो शायद क़यामत तक मेरी रूह भटकती रहे। अब्बा जी ऐसी बातें मत किया करें, वो रूहानसी होकर बोली। अब ऐसी बातें करने का वक्त है शानी, तुम देख रही हो अब मैं ज्यादा देर जीऊंगा नहीं, लेकिन अब जितने दिन भी जीऊंगा तेरे लिए जीऊंगा, अपनी धीर रानी के लिए, अपनी जान के लिए। जज्बात के बोझ से चौधरी रिशाद की आवाज कांप रही थी। अब्बा जी अब ज्यादा बातें ना करें, आप लेट जाएं। वो इल्तिजा से बोली, नहीं पुत्र, ये लेटने का नहीं उठने का वक्त है। उन्होंने कहा और सचमुच खड़े हो गए। उनका इस्तख्वानी सीना तना हुआ था और बीमार आंखों में नए अज़म की चमक थी। उन्होंने खूंटी से अपनी सफेद बेदाग पगड़ी उतारी और उसके बल दुरुस्त करते हुए बोले, मासूम भाई कहाँ हैं? मेरा ख्याल है अभी मस्जिद से नहीं आए होंगे। शानी ने कहा, मैंने उसे कहा है कि आज वकील शाह नवाज और बड़े वकील अब्दुल्ला को बुलाए। अब्दुल्ला दीवानी मुकदमों में बड़ा तजरीबाकार है। मैं बैर और फाखर के साथ कानूनी लड़ाई लड़ूंगा, हर जगह पूरी ताकत के साथ उनका मुकाबला करूंगा। मेरी बेटी कोई गाजर मूली है कि वो उखाड़ कर ले जाएं। मैं उन्हें बता दूंगा कि एक बाप जब अपनी बेटी का तहफ्फुज करने पर आता है तो कहां तक जा सकता है। चौधरी रिशाद के सूखे गले की रगें तनी हुई थी और आंखों में आग रोशन थी। शानी के लगा कि वक्त 10-15 साल पीछे चला गया है, जब उसके अब्बा जी की पंचायत में बड़े बड़े सरकारी ऑफिसर आकर बैठते थे, जब रंगवाली का चौधरी बोलता था और एक जमाना सुनता था। लेकिन क्या वक्त वाकई 10-15 साल पीछे चला गया था? नहीं, वक्त अपनी जगह पर मौजूद ही था। थोड़ा सा बोलने से ही चौधरी रिशाद का सांस फूलने लगा था, उनकी ऊँटों में इर्ताश पैदा हो गया। इससे पहले कि वो कुछ और बोलते, शानी ने आहिस्ते से कहा, अब्बा जी मुझे कुछ सोचने के लिए थोड़ी सी मोहलत दीजिए, बस थोड़ी सी मोहलत। चौधरी रिशाद ने कदरे हैरत से बेटी की तरफ देखा। वो सर झुकाए हुए दूसरे कमरे में जा रही थी। उस रात शानी बड़ी देर तक बंद कमरे में माँ की तस्वीर के सामने बैठी रही। खामोशी की जबान में माँ से बातें करती रही। बेटी की तरह माँ भी खामोशी की जबान में बोल रही थी। वो माँ जो सब्र, इस्तकामत और हिम्मत की मिसाल थी, जिसे हुस्न, इखलाक और नेकी का एक जमाना मोतरिफ था। इलाके के लोग उसे किसी रूहानी शख्सियत की तरह अपनी मुसीबतों में याद करते थे। जब उसे अकीदत भरे लहजे में वड्डी आपा कहते थे तो उनके ऊँटों से मोहब्बत का अमृत टपकता था। वड्डी आपा को दानाई और फहम और फरासत के आला दर्जात पर फायज किया जाता था। अहम से अहम मामलात में वड्डी आपा के मशवरों को बिला चूं चरा माना जाता था और ये मशवरे मानने वालों में खुद चौधरी रिशाद भी शामिल था। आगे बढ़ने का मशवरा, हिम्मत ना हारने का मशवरा, बदतरीन हालात के बावजूद कोशिश जारी रखने का मशवरा, एसार का मशवरा। अगले दिन सुबह सवेरे गुलाब के पौधों के करीब शबनम आलूद घास पर नंगे पांव टहलते शानी ने बड़ी आहिस्तगी और नरमी के साथ चौधरी रिशाद के शाने से सर टिकाया और बेहद मजबूत और फैसला कुन लहजे में बोली, अब्बा जी मैं नारपुर वापस जाना चाहती हूँ। चौधरी रिशाद ने यकलख्त चौंक कर शानी की तरफ देखा। क्या कह रही हो शानी? वो चलने में चुप रही, फिर धीमी आवाज में बोली, मैं अपना घर बचाने की आखिरी कोशिश करना चाहती हूँ। चौधरी रिशाद की आंखों में हैरत और आंसू की नमी साथ साथ उमड़ आई। करीबन 15 दिन बाद की बात है। शानी अपने शोहर के साथ ससुराल वापस जा रही थी। पिछले 15-16 दिनों में जो कुछ हुआ था बहुत तेजी से हुआ था। ये सब कुछ जितना हैरान कुन था उतना ही तेज रफ्तार भी था। इलाके के लोगों ने हरगिज़ तवक्को नहीं की थी कि हालात यूं पलटा खाएंगे। ये खबर हर एक के लिए हैरान कुन थी कि दोनों चौधरी खानदानों में सुलह हो गई है और वड्डी आपा की दी रानी शानी अपने ससुराल वापस जा रही है। शानी के सिवा शायद ही किसी को ठीक तरह से मालूम हो कि सुलह किस कीमत पर और किस तरह हुई है। शानी की अजीज सहेली सकीना थोड़ा बहुत जानती थी, लेकिन उसे भी सब मालूम नहीं था। हो भी कैसे सकता था? वो इस दर्द का इदराक कैसे कर सकती थी जिसके सैलाब से शानी गुजर रही थी और हर घड़ी तड़पी थी? ये सिर्फ शानी का दर्द था, वही महसूस कर सकती थी। उसने पूरे 8 पहर तक खुद को सोच की सूली पर लटकाया था और इस मामले की हर पहलू पर अरक रेजी की थी। वो जानती थी कि अगर उसके अब्बा जी ने फाखर और बैर जी की मुजाहमत का फैसला किया तो वो मुजाहमत का हक अदा करेंगे। अपनी तमाम तर तवानाइयों और मजबूरियों के बावजूद वो नारपुर वालों की इरादों के सामने आहनी दीवार बन जाएंगे। फिर उस दीवार के साथ टकरा कर बहुत कुछ पाश पाश होगा और बहुत मुमकिन है कि ये दीवार भी पाश पाश हो जाए। वो अपने अब्बा जी की जिस्मानी हालत से नहायत अच्छी तरह आगाह थी। उसे पता था जो दीवार वो बैर और फाखर के सामने खड़ी करने वाली है उसकी तामीर में उनकी रई से ही जिस्मानी ताकत भी नुचड़ जाएगी। वो अपने बूढ़े बाप को और अपने मुसीबत ज़दा लवाकिन को अपनी ज़ात और अना की खातिर किसी और इम्तिहान में नहीं डाल सकती थी। और यही फैसला एक रोज पहले माँ की तस्वीर ने भी दिया था, खामोशी की जबान में। अब्बा जी को अपने ससुराल वापस जाने का फैसला सुनाने के एक रोज बाद शानी सकीना के साथ झंडे शाह के बाजार पर पहुंची थी। वहां से दोनों ने 5 मील तक का सफर बस से किया और फिर वो एक ऐसे जनरल स्टोर तक पहुंची थी जहां से वो राजदारी के साथ लाहौर फोन कर सकती थी। शानी ने लाहौर में टेक्सटाइल कारखाने के नंबर पर फाखर से बात की थी। फोन पर शानी की आवाज सुनकर फाखर चौंका था। रस्मी कलिमात की अदायगी के बाद शानी जल्दी असल मौजू पर आ गई। उसने कहा था, फाखर मैं घर वापस आना चाहती हूँ। बड़ी जल्दी ख्याल आया घर का? फाखर का लहजा इस्तेज़ाइया था। आपको भी तो मुझे घर बुलाने का ख्याल नहीं आया? शानी ने कहा,
मेरे ख्याल करने से क्या होता था, जो अपनी मर्जी से जाता है वो मर्जी से ही आता है। वो चंद लम्हे खामोश रहने के बाद बोली, तो ठीक है, मैं आना चाहती हूँ तो आ जाओ, लेकिन मैं चाहती हूँ कि आप मुझे लेकर जाएं। अब्बा जी को सुबकी महसूस ना हो, मेरा भी मान रह जाए। तुम्हारा मतलब है मैं तुम्हारे लिए झोली फैलाते आऊं? फाखिर के लहजे में शदीद काट थी। ऐसा करने के लिए आपसे कौन कह रहा है? मैं जानती हूँ कि मेरी इतनी हैसियत और अहमियत नहीं है। आप सिर्फ अब्बा जी की मिजाज पुरसी के लिए आ जाएं, मैं खुद आपके साथ आ जाऊंगी। दूसरी तरफ चंद लम्हे तक एक फातिहाना खामोशी तारी रही। फिर फाखिर ने कहा, मैं एक बात तुम्हें साफ बता दूं, मैं तुम्हारे अब्बा जी के हुजूर किसी तरह की गुजारिश नहीं करूंगा, और उन्हें यह भी समझा देना कि उन्होंने अगर मेरे सामने तलकीन शाह बनने की कोशिश की तो मैं फौरन से पहले उठकर चला आऊंगा। फाखिर के लहजे में तपश और जुंजलाहट थी। नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा, शानी ने कमजोर आवाज में कहा। और अब ये सारे मरहले तय हो चुके थे। शानी अपने शोहर के साथ ससुराल वापस जा रही थी। बज़ाहिर तो इस तरह जा रही थी जिस तरह बीवियां शोहरों के साथ जाती हैं, लेकिन वो जानती थी इसके हाथों और पाँव में ना नजर आने वाली जंजीरें हैं। ये जंजीरें अबतर खाला, ज़ाती मजबूरियों, माशी तंग दस्तियों की कड़ियों से मिलकर बनी हुई थी। दारपुर ने शानी से बहुत कुछ लिया था। इसकी दोशीज़गी की शोखियां, हंसती मुस्कुराती सहेलियां, जानी पहचानी मेहरबान गलियां, और फिर इसके चाचा मुश्ताक, इसका जान से प्यारा भाई। लेकिन सब कुछ लेकर भी दारपुर वाले इसे छोड़ने को तैयार नहीं थे, इसे वापस अपने पास ले जा रहे थे। चौधरी इरशाद ने हमेशा बेटी की बात मानी थी, वो आज भी मान रहे थे। जिस तरह वो बेटी की मां के सामने बहस नहीं करते, उसी तरह बेटी के सामने भी नहीं कर सके थे। उन्होंने उसे देर तक अपने बदकूक सीने से लगाकर पीछे रखा, फिर फाखिर के साथ रुखसत कर दिया। वो दोनों लैंड क्रूजर जीप में ड्राइवर के पीछे बैठे तो हवेली के मुलाजमीन ने दोनों पर गुलाब की ढेरों पत्तियां निछावर की। जवाब में चौड़े टायरों वाली जीप धूल उड़ाती नीम पुख्ता रास्ते की तरफ बढ़ गई। दारपुर की हवेली में दाखिल होते शानी के जहन में बेशुमार नाखुशगवार यादें ताज़ा हो गई। सीने में घुटन सी भरने लगी। लेकिन जब उसने बाबू का मोहब्बत भरा हाथ अपने सर पर महसूस किया, मुन्ना और नदीम के मुस्कुराते चेहरे देखे, तो दिल को कदरे हौसला हुआ। उसे याद आया कि हवेली में सब निगाहें नामेहरबान नहीं थी, कुछ आंखों में मेहर और मोहब्बत की झलक भी थी। फाखिर सबसे पहले शानी को उसके दादा ससुर के पास ले गया। वो असबे मामूल अपने दीम तारीख कमरे में लेटे थे। जादी साइज के पलंग के पास व्हील चेयर मौजूद थी और बहुत सी लंबी नाल का मुनक्कश शुक्का पड़ा था। दीवारों पर कुलाड़ियां, बर्छियां, राइफलें और पता नहीं क्या कुछ छवेदा था। बहर जी नीम दराज थे और घुटनों तक चादर खींची हुई थी। इकलौती आंख लश्कारे बार रही थी और उसमें शानी के लिए बेगानगी नफरत के सिवा कुछ नहीं था। शानी ने आइजी से झुककर सलाम किया और पाइंती की तरफ बैठ गई। बैर के मुंह से वही नाकाबिले फहम आवाजें निकली जो शानी पर दहशत अमेज घबराहट तारी करती थी। गुजगा गड़ घूगा। वो सहमी हुई किसी मुजरिम की तरह बैठी थी। बाबू और फाखिर वगैरह खामोश थे। शानी की समझ में नहीं आ रहा था कि इसे इस मौके पर क्या करना चाहिए। जब वो किसी नतीजे पर नहीं पहुंची तो उसने बैर जी की टांगे दबाने के लिए उसकी स्याह पिंडलियों की तरफ हाथ बढ़ाए। जो ही उसके हाथ आइसाना अंदाज में दादा ससुर की पिंडलियों से छुए, उनके फालिज़दा चेहरे पर शदीद नागवारी के आसार नमूदार हुए। उन्होंने टांग के गुसीले झटके से शानी को पीछे हटा दिया। यह बड़ी वाज़ेह तौहीन थी, लेकिन शानी उसी तरह खामोश बैठी रही। वो बहुत कुछ बर्दाश्त करने का अज़म लेकर इस चार दीवारी में दाखिल हुई थी। रात को शानी और फाखिर के दरमियान कोई खास बात नहीं हुई। जब वो करवट बदलकर सो गया और ख्वाबगाह में उसकी बारीक सांसें गूंजने लगी तो शानी की आंखें चुपके चुपके आंसू बहाने लगी। बैर जी की टांग का गुसीला झटका बार बार इसके जहन को घुमा रहा था। आंसू तकिए में जज़ब हो रहे थे। उनकी गर्मी शानी के कोमल रुखसारों पर रेंग रही थी। कभी कभी ऊँटों से एक बदम सी सिसकी भी निकल जाती थी। वो रोती रही। इसके दिल में किसी गहरे गोशे से ये ख्याल उठता रहा, कैसा हो अगर इसकी कोई फरियादी सिसकी फाखिर के कानों तक पहुंच जाए। वो शानी के इश्क बार गम को महसूस करे, फिर वो होले से करवट बदले। उसका हाथ नरमी से शानी के कंधे पर आए, याद उसे अपनी तरफ खींच कर करवट बदलने पर मजबूर कर दे। फिर शानी सिसक कर अपने शोहर के सीने लग जाए। फाखिर उसका सर चूमे, फिर उसके दुख सुने। शानी की गम गुसारी करते हुए वो कहे, तुम्हारे प्यारे चचा की मौत का मुझे भी दुख हुआ। तुम्हारे लाडले भाई की जुदाई का गम मैंने भी महसूस किया है। जो कुछ भी हुआ वो अफसोसनाक था। अब ये सब कुछ बुलाना होगा। तुम सारे शिकवे भूल कर और अपनी अना को एक तरफ रखकर वापस आ गई हो। तुम्हारी ये मोहब्बत का कदम मुझे भी मोहब्बत पर मजबूर कर रहा है। मैं तुम्हारे लिए अपने दिल में दर्मगोशा महसूस कर रहा हूँ। मेरे दिल में ख्वाहिश पैदा हो रही है कि अब हम माजी की सारी कदूरतों और तलखियों को भूल जाएं। वो सोचती रही, ख्वाहिश करती रही, लेकिन ख्वाहिशें इतनी आसानी से कब पूरी होती हैं। शानी के कंधे पर कोई हाथ नहीं आया। बालों भरे बारी जिस्म वाला फाखिर करवट लेकर सोया रहा और उसके सीने से बारी सांस खारिज होती रही। यूं तो हवेली का हर फर्ज शानी से प्यार करता था, मगर मुन्ना और नदीम तो उसके दीवाने थे। दोनों हर वक्त शानी से चिमटे रहते थे। कभी कंधों पर सवार हैं, कभी गर्दन से झूल रहे हैं। बाबू ने हर वक्त रोकती टोकती रहती थी, लेकिन ये दोनों बच्चे तो शानी की वापसी से निहाल हो गए थे।
ये तीसरे चौथे रोज की बात है। शानी बाहर ग्राउंड में बैठी हुई थी। दोपहर 3-4 बजे का वक्त था। बादल छाए थे और सावन की नम हवा चल रही थी। शानी का दिल हमेशा से ज्यादा उदास था। अब्बा जी की याद सता रही थी। हमेशा के लिए बिछड़ जाने वाले भाई का चेहरा निगाहों में घूम रहा था। इतने में मुन्ना वहां आ गया। उसके हाथ में छोटी पतंग थी। वो शानी से इसरार करने लगा कि वो पतंग उड़ाने में उसकी मदद करे। शानी टाल मटोल करती रही। वो पतंग एक तरफ रखकर शानी से कुश्ती करने लगा। वो उसे गुदगुदा रहा था और हंसाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन हंसी गुदगुदी में नहीं होती। हंसी तो दिल में होती है और रूह में होती है, और शानी के अंदर ये दोनों चीजें वैरान थी। मुन्ना की मस्ती हद से बड़ी तो शानी उसे जान छुड़ाने के लिए एकदम अंदर की तरफ भागी। मुन्ना उसके पीछे लपका, लेकिन उसके पहुंचने से पहले ही शानी कमरे में दाखिल हो चुकी थी। उसने दरवाजा अंदर से बंद कर लिया। मुन्ना कुछ देर दरवाजा खटखटाता रहा और चच्ची दरवाजा खोलो पुकारता रहा। फिर खामोशी छा गई। शानी ने समझा कि वो चला गया है। वो अपने जहाजी साइज बिस्तर के किनारे पर चादर ओढ़कर लेट गई। चंद मिनट बाद चीखने की आवाज सुनाई दी और मुलाजमों के भागने दौड़ने की आवाजें आईं। शानी तड़प कर उठ बैठी। वो नंगे पांव बरामदे में आई। उसने देखा मुंशी रशीद और दूसरे मुलाजमों ने कमसिन मुन्ना को हाथों पर उठाया हुआ है। उसके सर से मुसलसल खून बह रहा था। शानी ने बेकरार होकर मुन्ना को अपनी बाहों में ले लिया। उसके ऊंट भी खून आलूद थे। मुलाजिम राशन ने बताया मुन्ना ऊपर रोशनदान से गिरा है। रोशनदान से? वहां क्या कर रहा था? शानी ने चिल्लाकर पूछा। फिर जवाब अपने आप ही उसकी समझ में आ गया। वो समझी थी कि मुन्ना चला गया है, मगर वो कमरे के सामने ही था। वो सीढ़ियों के जरिए खिड़की के शेड पर चढ़ा था। वहां से वो रोशनदान में झांक कर शानी को आवाज देना चाहता था, लेकिन फिसलकर नीचे चिपस के पुख्ता फर्श पर गिरा। शानी ने उसे सीने से चिमटा लिया और उसका मुंह सर चूमने लगी। मुन्ने की आंखें बंद थी और गुलाब की पत्तियों जैसे होंठ लरसते चले जा रहे थे। 10 मिनट के अंदर डॉक्टर हवेली में पहुंच गए। मुन्ने के सर में 4 टांके लगे। निचले होंठ पर भी अंदर की तरफ जख्म आया था। बाबू भी परेशान थी, लेकिन उससे कहीं ज्यादा शानी थी। वो मुन्ने को सीने से लगाकर बींचे हुए थी। मुझे माफ कर दो मुन्ने, ये सब मेरी वजह से हुआ। नहीं, ऐसा नहीं कहते। बाबू ने उसे तसल्ली दी। जो तकलीफ किस्मत में होती है वो मिल जाती है। शुक्र है कि हाथ पांव बच गए हैं। अब तो मेरे साथ पतंग उड़ाएंगी ना? मुन्ने ने कराते हुए कहा। जरूर उड़ाऊंगी, जरूर उड़ाऊंगी। अब तुम थोड़ी देर के लिए सो जाओ। शानी उसे अपने कमरे में ले आई। वो उससे लिपट कर सो गया। रात तक मुन्ने को हल्का बुखार हो गया और सारा जिस्म तपने लगा। शानी सख्त परेशान थी। 2 बजे के लगभग उसने फिर डॉक्टर को बुलाया। डॉक्टर ने मुआयना करके तसल्ली दी और कहा कि फिक्र की कोई बात नहीं, 1-2 रोज में बिल्कुल ठीक हो जाएगा। फाखर अभी तक लाहौर से वापस नहीं आया था। काली घटाएं सापैर से छाई हुई थी। 9 बजे तक मूसलाधार बारिश शुरू हो गई। खिड़कियों पर पानी की बौछारें पड़ने लगी और गरज चमक ने माहौल को रोमानवी कर दिया। फाखर 10:30 बजे के लगभग वापस लौटा। आज उसका मूड कदरे खुशगवार लग रहा था। वो हल्की सी तरंग में भी था। गालिबन मौसम की रियायत का फायदा उठाते उसने 1-2 पैग लगा रखे थे। शानी ने उसका चेहरा देखा और पहचान गई। आज फाखर के चेहरे पर वही जानी पहचानी चमक थी जो उसके जज्बाती मूड की निशानदेही करती थी। इस मूड से 2 दफा पहले भी शानी का साबका पड़ चुका था। फाखर ख्वाबगाह में दाखिल हुआ तो मुन्ने को पलंग पर सोते देखकर वो चौंक गया। इस बात की खबर तो उसे कारखाने में हो गई थी कि मुन्ने के सर पर चोट आई है। कमरे में आकर उसके चौंकने की वजह ये थी कि मुन्ना उसके पलंग पर सो रहा था। इसे यहाँ क्यों लिटाया है? फाखर ने पूछा। कह रहा है मैं आज यहीं सोऊंगा। बेचारे को बुखार भी हो गया है, शानी ने परेशानी से कहा। इतने में मुन्ने ने भी नईफ आवाज में कहा, हाँ चाचू, मैं आज यहीं सोऊंगा चच्ची के पास। फाखर के चेहरे पर नागवारी की शिकन नमूदार हुई और वह बगैर कुछ कहे बगैर निकल गया। एक लम्हे में ही शानी सब कुछ समझ गई। वो अंदर से रुआंसी हो गई। आखिर ऐसा क्यों होता है, क्यों होता है? उसने बड़े दर्द से सोचा। फाखर की तलब उसे उस वक्त ही क्यों पुकारती है जब वो किसी दुख के दरगे में होती है? आज मुन्ने की चोट ने उसे अलकान कर रखा था और आज ही फाखर की ख्वाहिश की खरारत नजर आई थी। वो फाखर के पीछे बाहर आई। वो निशिस्तगाह में बैठकर सिगरेट फूंकने लगा। खाना लगवाऊं? शानी ने पूछा। नहीं, अभी भूख नहीं। वो सख्त लहजे में बोला। जाओ तुम जाकर सो जाओ। उसके लहजे में शदीद काट दी। शानी एक लफ्ज कहे बगैर वापस मुड़ गई। वो समझ गई थी कि आज फिर उसे अपने आप पर जबर करना होगा। खामोशी की जबान में यही उसके शोहर का हुक्म था। वो कमरे में जाकर मुन्ने के पास लेट गई। उसे थपक कर सुलाने लगी। वो चाहती थी कि अगर मुन्ना सो जाए तो उसे आहिस्ता से उठाकर ऊपर बाबों के पास छोड़ाए, लेकिन वो तो सोने का नाम नहीं ले रहा था। बार बार मचल कर खुद को शानी की बाहों में घुसा देता। आखिर शानी को कहना पड़ा, मुन्ने चलो आओ, मैं तुम्हें अम्मी के पास छोड़ाऊं। नहीं नहीं, वो एकदम पूरी तरह बेदार होकर बोला, मैं आपके पास सोऊंगा। उसने अपनी टांग शानी के पेट पर चढ़ाई और उसके साथ कुछ और भी लिपट कर सो गया। शानी कुछ देर तक उसे प्यार और हिकमत से समझाने की कोशिश करती रही, लेकिन नाकाम हुई। आखिर वो रुहानसी होगी। उसका लहजा खुद बखुद सख्त हो गया। शानी की इस अचानक बेरुखी ने मुन्ने को रोने पर मजबूर कर दिया। शानी ने दिल पर भारी पत्थर रखकर मुन्ने को उठाया और उसके रोने की परवाह किए बगैर उसे ऊपर बाबों के पास छोड़ आई। कमरे में आकर खुद को संभालने में उसे 10-15 मिनट लग गए।
अपने इश्कबार चेहरे को अच्छी तरह ठंडे पानी से धोने के बाद और बाल संवार कर वो निशस्तगाह में आ गई। फाखर ने टेलीविजन खोल रखा था और अलकूल से शुगल कर रहा था। आ जाइए, मुन्ना ऊपर चला गया है, शानी ने नजर झुकाते हुए कहा। वो कुछ देर तक उसके सरापा को घूरता रहा। कॉटन की गुलाबी फूलदार कमीज पर हल्की हल्की शिकने थी। कमीज से ऊपर शफाफ गर्दन ट्यूब लाइट की रोशनी में दमक रही थी। रेशमी बाल कानों को ढांप रहे थे और हमवार कंधों के पीछे ओझल हो रहे थे। खिड़कियों से बाहर बादल जोर से गरजा और फाखर उठकर ख्वाबगाह की तरफ चल दिया। अंदाज ऐसा था जैसे शानी पर एहसान कर रहा हो। वही माहौल था, वही घुटन थी। शानी के अंदर वही बेबसी थी। वो जो कहता गया वो मशीनी अंदाज में उस पर अमल करती गई। नागवार सांसें शानी के चेहरे से टकराने लगी, रुखसारों पर कांटे चुभने लगे। वो आज किसी तरह के गुरेज या किसी तरह की मुजाहमत का इरादा नहीं रखती थी और उसे आइंदा भी ऐसा ही करना था।